सूरत हाल ये है कि कल बलूचिस्तान की सूरत हाल पे एक अहम नौयत की मीटिंग हुई है और ये इजलास हुआ है वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत और वज़ीर आज़म हाउस में, और इसमें सिविल और अस्करी क़यादत मौजूद थी, जिसमें चारों वज़राए आला तशरीफ़ लाए हुए थे और उसमें सिविल अस्करी क़यादत सारी की सारी मौजूद थी और 1 पॉइंट एजेंडा था, और पॉइंट वो एजेंडा था कि बलूचिस्तान की सूरत हाल को कैसे काबू पाया जाए। आज भी बलूचिस्तान में लॉन्ग मार्च चल रहा है, एहतजाज चल रहा है। अख्तर मेंगल साहब ने कॉल दी थी, वो लॉन्ग मार्च लेकर आए और इस दौरान इंटरनेट बंद रहा, मोबाइल सर्विस बंद रही और शाहराहों पर नाके लगाए गए, कंटेनर्स लगाए गए, कोयटा को बंद किया गया, लेकिन इसके बावजूद लॉन्ग मार्च जो वो आया और अपना काम करके अपनी अवेयरनेस जो उसने पैदा करनी थी वो पैदा की। साथ साथ सिर्फ बलूचिस्तान में नहीं बल्कि कराची में और मुल्क के दीगर हिस्सों में भी ख़वातीन और बच्चे जो हैं, बलोच ख़वातीन, बलोच बच्चे, वो बाहर निकले और उनका इशू है लापता अफराद। मैं आपको 2 बातें बताता हूँ कि ये जो बंद कमरे में इजलास में फैसला हुआ उसकी तरफ भी आता हूँ, लेकिन उस बंद कमरे के इजलास से पहले मसला ये नहीं है कि ये जाफर एक्सप्रेस का मामला या BLA का मामला, अलहदगी पसंद, दहशतगर्दी, इन दहशतगर्दों के खिलाफ, दहशतगर्दी के खिलाफ पाकिस्तान के अवाम में कहीं भी कोई भी पॉलिटिकल पार्टी उसको सपोर्ट नहीं कर रही, ना मीडिया सपोर्ट करता है। 2 चीज़ें आपस में मिक्सअप हुई हैं, इन दोनों को अलहदा करें। एक है लापता अफराद का मामला और एक है वहाँ पे एक पपेट हुकूमत और वहाँ पे लाकानूनियत और वहाँ पे एक हारे हुए लोगों को वहाँ पे मुसल्लत किया गया है। ये 2 बातें हैं जो बड़ी सियासी जमातें हैं जिनकी अवाम में ग्रास रूट लेवल पे मौजूद है, उनकी बुनियादें मौजूद हैं और वो उनको आपने आउट कर दिया है और उनकी जगह पे पपेट्स ला के बिठा दिए हैं। उन पपेट्स के ज़रिए आप बलूचिस्तान को कंट्रोल करना चाहते हैं। और साथ ही लापता अफराद का मामला है। लापता अफराद का मामला इस हद तक फैल चुका है कि वो अब कोई भी शहर ऐसा नहीं, कोई भी टाउन ऐसा नहीं जिनका कोई ना कोई फ़र्द मिसिंग पर्सन में शामिल है। तो इन 2 इश्यूज़ को आप अलग करें, पहले लापता अफराद को सामने लेके आएँ और ये एक जो इंसानी हमदर्दी की बुनियाद का मामला है और ये पूरे बलूचिस्तान में और पूरे पाकिस्तान में ये इशू फैलता जा रहा है, बल्कि पूरी दुनिया में ये मामला फैल रहा है। इसको ख़त्म करें तो तब आपके पास कुछ होगा, नंबर 1। नंबर 2, आप एक साफ शफाफ इलेक्शन करवाएं। इलेक्शन करवाने के बाद जो जिसका हक है उसको मिले। जो सही सियासी जमातें हैं, जो सही सियासी कायदीन हैं वो आएँ, जिनको अवाम मुंतखब करते हैं वो आएँ। डॉक्टर महारंग बलोच अगर उनको पसंद किया जाता है वो आएँ बलूचिस्तान की असम्बली में, और सिमी बलोच आएँ, सरदार अख्तर मेंगल साहब आएँ, अचकज़ई साहब आएँ और बाकी जो डॉक्टर हैं मालिक हैं वो आएँ। जो हारे हुए, जिनको आपने ज़बरदस्ती आउट किया हुआ है, वही अवाम के मुंतखब नुमाइंदे हैं, उनके हवाले करें और आप पीछे बैठ के असिस्ट करें, तो फिर तो मामला हल हो जाएगा। क्योंकि ये जो सिविल मिलिट्री लीडरशिप का इजलास हुआ है उसमें जो फैसले किए गए मैं आपको बता देता हूं कि नेशनल एक्शन प्लान के तहत कौमी बयानियों को मजबूत करने पर इत्तेफाक किया गया और कौमी बयानिया कमेटी को दहशतगर्दों, शरपसंदों के सद्देबाब के लिए मौसर और सरगर्म बयानियां बनाने की हिदायत की गई। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये सब कुछ तो ठीक ठाक चल रहा था, सब कुछ हो रहा था, कोई ज़रूरत नहीं थी, कौमी बयानिया खुद ही अवाम बना रहे थे, खुद ब खुद ही बनता जा रहा था और सिर्फ इसलिए बनता जा रहा था कि आप और अवाम और आप एक पेज पे थे। आप और अवाम एक ही सोचते थे कि पाकिस्तान को अच्छा बनाना है और पाकिस्तान को आगे लेके जाना है, माफिया से पाकिस्तान को निजात दिलानी है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और आप खुद ही डिट्रैक हो गए। आपने खुद ही सही रास्ता छोड़ दिया और गलत रास्ते पे चल पड़े। इसलिए इस तरीके से कौमी बयानिया तब बनेगा जब आप अवाम के साथ खड़े होंगे, जब आप अवाम की सोच के साथ खड़े होंगे। ये जो मार धाड़ का सिलसिला है पूरे मुल्क में चल रहा है, ये जो फिस्तायत है, इसको ख़त्म करें। और ये जो कहीं राजकुमारी बिठा दी है, कहीं राजकुमार बिठा दिया है, इनको आप बाहर उठा के बाहर फेंकें, क्योंकि अवाम इनको बाहर उठाकर फेंक चुके हैं। इन खानदानों ने पाकिस्तान को बर्बाद किया, आप उनको वापस ला चुके हैं। लिहाजा अगला जो उन्होंने कहा जी कौमी बयानी के लिए डिजिटल मीडिया में भी मवाद नशर किया जाए और दहशतगर्दी के मनफी
असरात को उजागर किया जाए और फिल्म और ड्रामों में ऐसे कौमी मौज़ूआत अपनाए जाएंगे जिससे शरपसंदों के बयानियों का मुअस्सर मुकाबला होगा। बिल्कुल होना चाहिए, लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि आप जो पाकिस्तान के अवाम के साथ आपकी डायरेक्ट आपने लड़ाई शुरू कर दी है, चादर चार दीवारी को पामाल कर रहे हैं, उसको ख़त्म करें। जब तक आप बुनियादी चीज़ों को ख़त्म नहीं करेंगे, जब तक आप बुनियादी इश्यूज़ को ख़त्म नहीं करेंगे, तब तक मामला आगे नहीं बढ़ेगा। इस वक्त सूरत हाल ये है कि 65 से 70% आबादी को के साथ आपने टक्कर ली हुई है और वो 65% 70% आबादी 25 करोड़ की आप अंदाज़ा करें, और कोई टाउन और शहर ऐसा नहीं जहां पे फिस्तायत मुस्तरद ना हुई हो। लिहाजा जनाब ये सारी बातें अपनी जगह पे दुरुस्त हैं और कौमी निसाब में दहशतगर्दी के हवाले से आगाही भी शामिल हो जाएगी। ये सब कुछ किया जा चुका है। असल मसला ये है कि मामला असल इशू की तरफ आए तो ही मामला ठीक होगा। इस तरीके से कॉस्मेटिक्स मैयर से कुछ नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं। उसकी वजह है कि मैं अगली जो तस्वीर आपके सामने पेश करूंगा वो ज़रा आपको बता देता हूं। आज बलूचिस्तान में एहतजाज हो रहा है, गली गली में, मोहल्ले मोहल्ले में, शहर शहर में एहतजाज हो रहा है। ख़वातीन, बच्चे, बूढ़े, बुजुर्ग अपने नौजवानों की, अपने मिसिंग पर्सन की तस्वीरें लेके वो लहरा रहे हैं और उसको इंटरनेशनल मीडिया रिपोर्ट कर रहा है। मुकामी मीडिया ना भी करे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सोशल मीडिया पे, डिजिटल मीडिया पे, इंटरनेशनल मीडिया पे वो रिपोर्ट हो रही हैं चीज़ें और उसका कोई जवाब नहीं है। हमने इदारों का क्या किया है और अब पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन की तरफ आ जाते हैं। विक्टिमाइजेशन ऐसी है कि सबसे जो अहम तरीन लीडर हैं इमरान खान, मकबूल तरीन लीडर हैं, उनको उनके मुलाकातों पर पाबंदी है और एक तरफ उनसे बातचीत चल रही है और उनको बातचीत के लिए आप आमादा कर रहे हैं और दूसरी तरफ आप उनके लिए शराइत आयद कर रहे हैं। तो ये मुमकिन नहीं है कि आप एक तरफ फुल डोज दिए जा रहे हैं और दूसरी जानिब आप चाहते हैं कि गन पॉइंट पे कोई बात मानी जाए। तो गन पॉइंट पे कोई मुज़ाकरात कामयाब हो नहीं सकते। खबर यह है कि इमरान खान साहब को किताबों की अदम फरहमी और बच्चों से बात ना कराने का केस था और ऑनरेबल कोर्ट ने हुक्म दिया कि फौरी तौर पर बच्चों से बात करवाई जाए और उनको किताबें फराहम दी जाएँ, अखबार दिए जाएँ। लेकिन इमरान खान साहब का ये जो फैसला था जज साहब का इमरान खान को किताबें फराहम करने का, बच्चों से बात करवाने का, उस पर अमल दरामद नहीं करवाया जा रहा और ईद पर भी इमरान खान साहब से मुलाकातों पर पाबंदी आयद कर दी गई है। आगे बढ़ते हैं। एक और ख़बर है और वह है सहाफ़ी फरहान मलक हैं, उनकी दरख्वास्त ज़मानत मुस्तरद कर दी गई है। उनको दूसरे केस में गिरफ्तार कर लिया है और उनको जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया गया है। ये सारे मामला चल रहे हैं। अब आते हैं एक और ख़बर है, वो है इस्लामाबाद हाई कोर्ट से। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के कायम मुकाम जस्टिस डोगर साहब को लाया गया और वो डोगर साहब जो हैं वो न इधर के हैं न उधर के हैं। पीसीओ कोर्ट आपने बनाई और उस पीसीओ कोर्ट के असरात आप देख लें। पहले जस्टिस सरदार एजाज इसहाक साहब ने कायम मुकाम चीफ जस्टिस डोगर साहब को बता दिया कि जनाब आप हम पे आप हमारे हाकिम नहीं हैं, आप भी आइन के मातहत हैं, हम भी आइन के मातहत हैं, लिहाजा आपने जो आप काम कर रहे हैं वो गैर आइनी और गैर कानूनी है, लिहाजा हम आपके गैर आइनी गैर कानूनी अहकामात मानने के पाबंद नहीं हैं। तो डोगर साहब का ये हाल हो रहा है। दूसरी जानिब आज जस्टिस बाबर सत्तार साहब ने भी कहा और कायम मुकाम जस्टिस चीफ जस्टिस और जजेस के दरमियान जो मामला है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में वो एक दू बदू हो रहा है और लड़ाई चल रही है। और लड़ाई इसलिए चल रही है कि आपने एक गैर आइनी, गैर कानूनी, गैर जमहूरी तरीके से एक गैर आइनी तरमीम करवाई और गैर आइनी तरमीम करके एक पीसीओ जुडिशरी कायम करने की कोशिश की। आइन मौजूद है लेकिन आप कहते हैं जनाब फर्द वाहिद का हुक्म चलेगा। तो जस्टिस बाबर सत्तार साहब ने एक केस है वो वापस भेजा था कि ये मैं नहीं सुनता। उसके बाद कायम मुकाम चीफ जस्टिस डोगर साहब ने कहा कि ये केस दोबारा जस्टिस बाबर सत्तार साहब को भेज दिया जाए और उसके बाद जस्टिस बाबर सत्तार ने केस डिप्टी रजिस्ट्रार को नए बेंच के सामने मुकर्रर करने के लिए भेज दिया और उन्होंने कहा कि 14 मार्च को इस अदालत ने इस केस को दूसरे बेंच के सामने मुकर्रर करने के लिए वापस भेजा, मगर नाकाबिल फहम तौर पर केस की फाइल दोबारा इसी अदालत को भेज दी गई और हुक्म में कहा गया कि चीफ जस्टिस के इंतजामी साइट पर रिमार्क के साथ फाइल भेजी गई कि यही बेंच इस केस को सुनेगा। केस वापस इसी अदालत को भेजना लाजमी तौर पर चीफ जस्टिस ऑफिस या रजिस्ट्रार के ऑफिस की गैर दानिस्ता गलती होनी चाहिए। जस्टिस बाबर सत्तार ने अपने हुक्म में कहा कि बसात एहतराम चीफ जस्टिस के पास ये तय करने का कोई इख्तियार नहीं
कि एक अदालत ने लाजमी तौर पर केस सुनना है या नहीं। रूल्स के मुताबिक केस बेंच के सामने मुकर्रर होने पर केस सुनने से माजरत का इख्तियार मुतल्लिका जज के पास होता है। हुक्मनामे में मजीद कहा गया कि जज के केस सुनने से माजरत पर चीफ जस्टिस ऑफिस या रजिस्ट्रार ऑफिस के इंतजामी मामला समझकर मुदाखलत करने की कोई गुंजाइश नहीं है। हाई कोर्ट रूल्स के मुताबिक हंगामी और अमूमी मुकदमात समाअत के लिए मुकर्रर करने का इख्तियार डिप्टी रजिस्ट्रार के पास है। हुक्मनामे के मुताबिक चीफ जस्टिस की जिम्मेदारी डिप्टी रजिस्ट्रार के तैयार करदा बेंचेस के रोस्टर की मंजूरी देना है। रोस्टर मंजूरी के बाद चीफ जस्टिस का हाई कोर्ट में दायर होने वाला केस हर केस मुकर्रर करने में कोई किरदार नहीं है। जस्टिस बाबर सत्तार ने मजीद कहा कि अगर कोई बेंच केस सुनने से माजरत या लार्जर बेंच बनाने का कहता है तो वो मामला चीफ जस्टिस के पास जाएगा और हाई कोर्ट की समाअत से माजरत पर केस चीफ जस्टिस को भेजने की प्रैक्टिस रूल्स के मुताबिक नहीं है। और हुक्मनामे में यह भी कहा कि जज के केस की समाअत से माजरत पर केस दूसरे बेंच को भेजने के लिए डिप्टी रजिस्ट्रार के पास भेजना चाहिए। केस फाइल डिप्टी रजिस्ट्रार जुडिशल को किसी दूसरे बेंच के सामने मुकर्रर करने के लिए भेजी जाती है। तो ये मामला है जनाब, और इसकी वजह सिर्फ एक ही है कि आपने बाहर से ला के इंपोर्ट किया और एक साहब को आपने एक चीफ जस्टिस बना दिया है कायम मुकाम, जबकि सीनियरिटी के असूल को तोड़ा, आइन को तोड़ा, कानून को तोड़ा, सब कुछ तोड़ के आप इदारों को बर्बाद और मसख कर रहे हैं। ये जो मामलात हैं जी, ये चीज़ें इस तरीके से ठीक होने वाली नहीं हैं और इसीलिए आप आवाम में अपनी पजीराई से महरूम हो रहे हैं और हर जगह एहतजाज हो रहा है। और कराची में जो एहतजाज हुआ उसकी ज़रा एक झलक देखिए। इसमें तमाम की तमाम ख़वातीन हैं, तमाम बच्चे हैं, सब हैं, ये सब कुछ हो रहा है जनाब। और आगे चलते हैं, मियाँ इबाद फारूक साहब हैं। 2 साल के बाद उनको ज़िला कचहरी में आज वो सामने आए और 9 मई के मुकदमे में उनको गिरफ्तार किया हुआ है। नामवर सियासी कारकुन हैं, उनके साथ काफ़ी जुल्म हुआ, काफ़ी बहुत ज़्यादा गैर इंसानी सलूक किया गया। वो क्या कहते हैं रिहाई के बाद, ज़रा सुनिए। अस्सलाम वालेकुम मियाँ साहब। वालेकुम अस्सलाम। मियाँ साहब, आज आप कचहरी आए हैं, कौन से केस में आपको लाया गया है? कोई और केस डाला है या क्या? कोई बेसिकली जिस तरह 9/11 था, इसी तरह 9 जो मई है वो एक मनगढ़ंत स्टोरी है, ठीक है। और मैं इसको मस्ट ये कहूंगा, इट्स अ लॉन्ग स्टोरी विच इज नेवर बी एबल टू अंडरस्टैंड इवन। दूसरी बात ये है कि मैं अल्लाह ताला का बड़ा शुक्र अदा करता हूँ कि जिसने मुझे 2 साल जेल में रखा, ठीक है। और इस जेल में अल्लाह ताला ने मुझ पर वो करम किए जो मेरा ख्याल है किसी ना सियासतदान पे हुए, ना ही किसी बिजनेसमैन पे, ना ही किसी अच्छे शख्स पे। दूसरी बात ये है कि अल्लाह ताला का शुक्र है कि मैं सिर्फ एक आयत आपको पहले बताना चाहूंगा कि एक सूरह नाम की आयत नंबर 162 है, उसके अंदर अल्लाह ताला फरमाते हैं, कुल इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। कह दो कि मेरी जिंदगी, मेरी मौत, मेरी कुर्बानियां सब अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए। तो देखो, आप सिर्फ इस चीज को सोचोगे, हमारा लीडर जो बहुत बड़ा लीडर है, जो दुनिया का इस वक्त बड़ा लीडर बन चुका है, मुझे खुदा की कसम अपने लीडर की उस वक्त समझ आई जब मैं जेल में था, जब मैंने इमाम बुखारी पढ़ा।